Hello warriors, welcome to Civil Code IAS. This is our prelims PYQ सीरीज और हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं कीवर्ड। जितने भी किसी भी क्वेश्चन या ऑप्शन में कीवर्ड है उस कीवर्ड को डिस्कस करते हैं और उस कीवर्ड के माध्यम से हम एक सब्जेक्ट और सिलेबस का भी एनालिसिस कर लेते हैं। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि मेथड क्या होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने का, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम 7 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में 7 नंबर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे पर वो वीडियो अचानक किसी वजह से रोकना पड़ा, इसलिए आज फिर से हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पे देखते क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है। अब इसको देखने से पहले हम देखते हैं कि जब 2 स्टेटमेंट वाला था तो हमने उसमें मेथड देखा था क्वेश्चन सॉल्व करने का कि यदि पहला स्टेटमेंट गलत है, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप दूसरा स्टेटमेंट ना देखें और डायरेक्ट आंसर पे चला जाए। अगर गलत है तो सही है तो फिर आपको देखना पड़ेगा। ये 3 स्टेटमेंट वाला है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कहेगा कथन 1, कथन 2, कथन 3। अब आपको कथन 1 गलत इसमें किसी भी क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ है। आप देखें ध्यान से, अगर ट्रिक की बात करें तो ये देखिए, कथन 2, कथन 3 दोनों सही है तथा कथन 1 की व्याख्या करता है, मतलब कथन 1 सही होगा तभी व्याख्या करेगा। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है किंतु उनमें से केवल एक कथन 1 की व्याख्या करता है, मतलब कथन 1 यहाँ भी सही है। कथन 2 और कथन 3 दोनों में से एक सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करता है, मतलब यहाँ भी कथन 1 सही है तभी व्याख्या करता है। ना तो कथन 2 और ना ही कथन 3 सही है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने पे पैटर्न पता चलता है। फिर अभी आप सोच रहे होंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में कैसे ये ट्रिक अपनाएं। तो जब आप इस तरीके की अगर 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, इस तरीके की क्वेश्चन सॉल्व कैसे होती है। तो हमने इस चारों ऑप्शन में देखा कि किसी भी स्टेटमेंट में ये नहीं कहा गया कि कथन 1 गलत है या कथन 1 सही नहीं है। तो अब हमारा बचा कि इसमें से तो ये तो पक्का सही हो गया। अब हमें देखना है कि दूसरा और तीसरा इन दोनों कथनों पे ज़्यादा जोर देना है। ठीक, तो अब हम देखते हैं कथन 1 क्या है। चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा भी है। यानी कह रहा है कि चट्टानों के अपक्षय में बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें से एक कारण वर्षा है। अगर ये मान लेते हैं हमें क्वेश्चन ना भी आइडिया हो, अगर हमने ट्रिक नहीं भी अपनाया तो एक यहाँ एक वर्ड आ गया, इसमें तो पॉसिबल हो ही सकता है कि हाँ भाई, चट्टानों के अपक्षय के लिए बहुत सारे कारण हैं जिसमें से एक कारण वर्षा भी हो सकता है। ठीक, वर्षा जल से घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। तो ये कह रहा है कि जब वर्षा होती है तो उसके जल में जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। तो अगर इसकी कॉन्सेप्ट डिटेल ना भी मालूम हो तो भी आप एग्जामिनेशन हॉल में इतना तो लगा ही सकते हैं कि जैसे वर्षा होती है बादल से, तो वर्षा ऊपर से आ रही है तो वायुमंडल में CO2 तो होगा ही, तो वो आएगा तो उसमें वर्षा में उसकी मात्रा तो डिजॉल्व होगी ही, घुलेगी ही। तो वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होती है, ये सही है। ठीक, तीसरा कथन है वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान। अगर ये भी कॉन्सेप्ट, तो आप ये भी समझ लीजिए कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन, अगर वर्षा हो रही है तो उसमें ऑक्सीजन विद्यमान हो ही सकता है। जैसे H2O क्या होता है, पानी होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो मान लेते हैं आएगा ऊपर से वर्षा जल तो उससे क्रिया कर ही सकता है। तो ये हम बात करें कि जब अगर क्वेश्चन नहीं आइडिया हो तो वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते तो हमें पता चल जाता कि भाई ये दोनों कथन सही है। और कह रहा है कि अपक्षय, अब चट्टानों के अपक्षय का क्या मतलब है कि कोई यहाँ चट्टान है, एक होता है अपक्षय और एक होता है अपर्दन। ठीक, अपक्षय में है कि कोई ये चट्टान है तो ये यहीं टूट करके आसपास में ही ये बिखरेगा, यहीं टूटेगा, यहीं सरेगा, गलेगा। पर अपर्दन क्या है कि ये चट्टान है पर ये टूट करके यहाँ आ गया, हवा द्वारा, पानी द्वारा, किसी भी द्वारा, मतलब किसी दूसरे स्थान में स्थानांतरण हो गया, किसी दूर चला गया। अपक्षय वहीं आसपास में होगा कि जैसे मान लेते हैं, अब ये देखिए ये चट्टान है, इसका अपक्षय हो गया, यहीं पे पिघल विघल के थोड़ा यहीं पे हो गया टूट फूट करके। पर अब जैसे देखिए ये अपक्षय हो रहा है। अब अपर्दन क्या है, बारिश हुआ, बारिश के कारण ये टूट करके यहाँ आ गया तो ये अपर्दन हो गया। तो अपर्दन और अपक्षय का मतलब समझ गए। तो ऑब्वियसली बात है, ये थोड़ा सा भी कॉमन सेंस की बात है कि अगर वर्षा गिरेगी तो चट्टान है अगर, तो उसका तो अपक्षय होगा ही, वो तो टूटेगा फूटेगा, थोड़ा तो पिघलेगा ही, गिलेगा ही। तो ये कह रहा है कि कथन 3 और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। तो बिल्कुल सही बात है कि पहले कथन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान रहता है, दूसरे में वर्षा जल में ऑक्सीजन विद्यमान रहता है, और ये दोनों क्या करते हैं, जब वर्षा गिरता है तो चट्टान जो है वो अपक्षय होता है, वो बिखरते हैं, टूटते हैं। ठीक, तो बाकी अब हम इसके देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या है। चट्टानों के अपक्षय में देखते हैं कि वर्षा की भूमिका क्या है। अपक्षय क्या होता है। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें टूट कर, बिखर कर या रासायनिक रूप से परिवर्तित होकर, टूटेगा, बिखरेगा या कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण वो चेंज होकर के मूल स्थान पर ही जो जहाँ वो है, यानी ध्यान रखें वो जहाँ है वहीं पे छोटे छोटे टुकड़ों या अवयवों में बदल जाते हैं, पार्टिकल्स में बदल जाते हैं।
अब यह भौतिक भी हो सकता है, केमिकल के कारण भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। अब देखते हैं रासायनिक कैसे होता है, केमिकल वेदरिंग यानी रासायनिक अपक्षय कैसे होता है। तो वर्षा का पानी अक्सर वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को घोलकर कार्बोनिक अम्ल बना लेता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है। यह अम्ल जो है चूना पत्थर, डोलोमाइट, फेल्ड्स्पार जैसे खनिजों को घुला देता है। ठीक, अब हम सभी जानते हैं चूना का फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अब जैसे ही उसमें कार्बोनिक अम्ल घुला वर्षा जल में, ये वर्षा जल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मिला तो वो बन जाएगा कार्बोनिक अम्ल, और जैसे ही ये चूना पत्थर इस टाइप के लाइमस्टोन, डोलोमाइट और इन सभी से मिलेगा, तो अब चूना पत्थर से मिला तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो इसी तरीके से केमिकल अपक्षय होता है कि रिएक्शन करके और वो फिर पिघल करके टूट जाता है, चट्टान धीरे धीरे घुलकर क्षरण होने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें तो ये वर्षा जल है, CO2 मिला तो क्या बन गया, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। अब ये H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल क्या करेगा, CaCO3 यानी चूना पत्थर से मिला, H2CO3 मिलेगा उसे तो क्या बनेगा, CaHCO3 यानी सॉल्युबल कंपाउंड बन जाएगा, जो घुलेबल होगा, जो कोई भी चट्टान उसमें पिघल जाएगा, टूट जाएगा। यह प्रक्रिया जो है काष्ठ स्थलाकृति जैसे गुफा, सिंक होल, स्तंभ बनाती है। ये अब जब ये काष्ठ स्थलाकृति क्या है, जब आप NCERT पढ़ेंगे ज्योग्राफी की तो उसमें दिया हुआ है, काष्ठ स्थलाकृति एक क्षेत्र है। अब ये काष्ठ स्थलाकृति से क्यों कहते हैं, तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा यूरोप है, ठीक, यहाँ पे है भूमध्य सागर और यहाँ पे इटली और कुछ ऐसे देश है यहाँ जिसके बाल्कन देश कहते हैं, स्कैंडिनेविया, यही क्षेत्र में जो है ज़्यादा ये चूना वाले पहाड़ जो है पर्वत वो पिघल कर, या वो जो स्थलाकृति है वो पिघल करके गुफा, सिंक होल, स्तंभ ये सभी बनाते हैं। ये चट्टान है, अब मान लेते हैं ये पिघला तो इसके अंदर गुफा बन गया, कोई सिंक होल कहीं बन गया, कहीं गुफा ऐसे बन गया, तो वही एक काष्ठ जगह है, उसी के नाम पे काष्ठ स्थलाकृति ये पड़ गया कि काष्ठ स्थलाकृति कहा जाता है। ठीक, तो ये अक्सर चूना पत्थर के पिघलने से ही बनता है काष्ठ स्थलाकृति, तो ये ध्यान रखें। ठीक, भौतिक अपक्षय की बात करें तो वर्षा का जल चट्टानों की दरारों में प्रवेश करता है। जैसे मान लेते हैं ये चट्टान है, अब ये यहाँ दरार है, वर्षा का दरार, वो वर्षा का जल जो है दरार में प्रवेश किया, फिर तापमान घटता है तो यह बर्फ़ बन जाता है। अब अभी तो लिक्विड में है, अब जैसे ही बर्फ़ बनेगा तो ये थोड़ा फैलेगा, टाइट होगा तो ये चट्टान फटेगा तो ये टूटेगा। तो वहीं ये यही है भौतिक अपक्षय कि बर्फ़ बन जाता है जिससे दरारों को चौड़ा कर देता है, जिससे चट्टानें टूट जाती है। हिमालयी क्षेत्रों में फ्रीज थ्रॉ एक्शन, कि गर्मी में क्या हुआ कि चट्टान में पानी चला गया तो ये ठीक है, पर जैसे ही ठंड की मौसम आई या फिर मौसम थोड़ा सा शीतलहर हुआ तो उसमें ये बर्फ़ बनेगा और चट्टान टूट के बिखर जाएंगी। अगर बायोलॉजिकल वेदरिंग की बात करें तो वर्षा के कारण मिट्टी नम रहती है, जिसमें काई, लाइकेन जैसे जीव उगते हैं। अब जैसे ये पर्वत है या कोई वो छोटी चोटी है तो उस पर कोई मॉस उग गया, कोई लाइकॉन उग गया, फिर वो उस पर सड़ेगा, गलेगा, तो उससे भी तो वेदरिंग होती है। ये जीव अम्ल छोड़ते हैं जो चट्टानों को गलाने में मदद करता है। ठीक, तो यदि सारांश की बात करें हम लोग तो रासायनिक में क्या है कि वर्षा जल में CO2 घुलकर अम्ल बनाता है जो खनिजों को घोल देता है, जैसे एग्जाम्पल में काष्ठ स्थल रूप होता है। फिर भौतिक में देखें तो दरारों में जल जमकर जो है बर्फ बन जाता है, फिर विस्तार से चट्टान फटती है, ये ठंडे क्षेत्र में प्राय होता है। और जैविक की बात करें तो नमी से काई, लाइकेन उगते हैं जो चट्टानों को गलाते हैं, बिखराते हैं, तो ये नम क्षेत्र में होता है। ठीक, अब हम वो काष्ठ स्थलाकृति की बात करें तो भौम जल द्वारा, यानी वही जो वर्षा जल में अगर CO2 मिलकर के आया तो वो तो नीचे ग्राउंड वाटर में जाएगा ही। तो चूना पत्थर के संदर्भ में यदि बात करें तो वही तो चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलनशील, यानी अगर वर्षा में CO2 घुल गया तो द्वारा उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने स्थल को काष्ठ स्थलाकृति कहते हैं। यह नाम जो है एड्रियाटिक सागर यानी भूमध्य सागर के, ये जो भूमध्य सागर है इसके ऊपर है बाल्कन और ये एड्रियाटिक सागर है के साथ बाल्कन एक काष्ठ क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों के आधार पर नाम दिया गया था। तो आप देखें कि यूरोप में बाल्कन क्षेत्र का है और एड्रियाटिक सागर कौन है, वो सब देखें, वहाँ काष्ठ स्थलाकृति के बारे में थोड़ा पढ़ ले आप। ठीक है, अब हम एक एक ऑप्शन की एनालिसिस करते हैं कि वर्षा जल में CO2 का घुलना। जब वायुमंडल में CO2 वर्षा की बूंदों के संपर्क में आती है तो जल जो है H2O में घुलकर एक कमजोर अम्ल यानी कार्बनिक अम्ल बनाती है। अब जैसे CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड और वर्षा का जल क्या है H2O है, तो मिला तो H2OCO3 यानी ये कार्बनिक अम्ल हो गया। ठीक, यहाँ H2CO3 कार्बनिक एसिड ही वह अम्ल है जो चट्टानों और मिट्टी की खनिजों पर रासायनिक अपक्षय करते हैं, हमने पढ़ लिया। यह एक अम्लीय वर्षा नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके मिलने से ये रिएक्शन होने के बाद फिर नीचे आकर के किसी और से मिलता है, लाइमस्टोन से मिलता है, चूना पत्थर से, तब जाकर के वो रिएक्ट करता है। और अम्लीय वर्षा में देखेंगे क्या है, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सामान्य वर्षा भी थोड़ी अम्लीय होती है क्योंकि उसमें घुली हुई प्राकृतिक CO2, यानी जैसे मान लेते कोई नॉर्मल वर्षा हो रहा है तो वो अम्लीय हो सकती है, लेकिन अम्ल वर्षा में pH मान बहुत ज़्यादा कम होता है।
तो सामान्य वर्षा का पीएच जो है लगभग 5.6 होता है, यानी ये हल्का अम्लीय होता है। एसिड रेन तब होती है जब वायु में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषक भी घुल जाते हैं। इसे सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल कहते हैं जिसे। तो फिर हमने वही क्या पढ़ा कि चट्टानों पर प्रभाव क्या होता है, तो वो चट्टानें टूट करके धीरे धीरे चूना पत्थर धीरे धीरे घुल जाते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक, अब वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखें तो वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होती है। तो जब वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर बूंदों में बदलती है कि भाई ये अभी वाष्प में है, पर जैसे ही ये थोड़ी संघनित हुआ, कंडेंस हुआ, तो ये बूंद में बदल गया, तो नीचे गिर करके वर्षा बनाती है। अब जैसे ही बूंद बनेगा तो भारी होता है, गैस है तो थोड़ा हल्का है, ये गैस है, अब थोड़ी बूंद बन के भारी हुआ तो अब नीचे गिरेगा वर्षा के रूप में। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान बूंदें जो है वायु के साथ निरंतर संपर्क में रहती है। वायु के मुख्य घटक की बात करें तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन CO2 और अन्य ये सब मिला करके 3% है, जो आर्गन है, फिर उसके बाद CO2 है, फिर अन्य गैसें है। ठीक है, तो यानी जब जो है वर्षा की बूंदें वायुमंडल में गिरती है तो इनमें से कुछ गैसों विशेषकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को घोल लेती है। ठीक, खास करके किससे, जैसे अगर वर्षा की आ रहा है तो हमने देखा कि CO2 और O2 को अपने में घोल लेती है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन रेन वाटर, जैसे मान लें रेन वाटर में जो ऑक्सीजन मिला अगर वो जाएगा तो मिट्टी में प्रवेश के बाद जो क्या है सूक्ष्म जीवों के जीवन के लिए लाभदायक होगा और अपघटन प्रक्रियाओं में मदद करेगा। जैसे किसी जैविक पदार्थ है, किसी सड़े गले पदार्थ है, तो उसको अपघटन करेगा, बहुत जल्दी से उसको अपघटन करके खत्म करेगा। जल निकायों में प्रवेश पर जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। रासायनिक अपक्ष है, कुछ खनिजों के ऑक्सीकरण में सहायता करती है। बिल्कुल सही बात है। तो क्या वर्षा जल में विद्यमान ऑक्सीजन चट्टानों का अपक्षय करती है? तो ऑब्वियसली करेगा। तो CO2 द्वारा क्या होता है, रासायनिक प्रक्रिया होता है, लेकिन O2 जो है पहले रासायनिक प्रक्रिया करके फिर ऑक्सीकरण अपक्षय करता है। ऑक्सीकरण अपक्षय क्या है, तो जैसे मान लेते हैं उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है वो चट्टानों के खनिजों, विशेषकर कौन से है, जिसमें लोहा, मैग्नीशियम और सल्फर हो। अब कई चट्टानों में कुछ खनिज विद्यमान होते हैं, जिसमें लोहा हो गया, मैग्नीशियम, सल्फर होते हैं, उसके साथ रासायनिक क्रिया करते हैं। यह क्रिया जो है ऑक्सीकरण कहलाती है। इससे खनिजों की संरचना बदल जाती है और ये भुरभुरे जैसे देखते मान लेते कभी कभी जाता है ना कि लोहा बाहर रख दे तो उसमें जंग लग जाता है, तो जंग क्यों लग गया, अब उसमें तो ऑक्सीकरण हो गया। तो उसी तरीके से ये धीरे धीरे चट्टानों में भी होता है कि धीरे धीरे चट्टानें टूट जाती है। यही अपक्षय है, क्योंकि चट्टानों में जो खनिज है उसके खनिज का संरचना में परिवर्तन आ गया। तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन वही क्या कह रहा था, तो अब आप बताइए कि चट्टानों के अपक्षय के कारणों में एक कारण वर्षा है, क्या ये हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। आपको अब इसकी सारी डिटेल्ड मालूम हो गई, इसके बावजूद भी ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखें कि कारणों में से एक कारण की बात कर रहा है। एक कारण बिल्कुल पॉसिबल है, फैक्टर है। अगर इस तरीके का ये मे बी वाली क्वेश्चन है कि क्या ये मे बी हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहा है कि अनिवार्य ही है, या यही कह रहा है कि केवल एक ही कारण है, ये कह रहा है कारणों में से एक कारण। तो हमने तो उसकी कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए, पर इसकी मेथड भी बात करें तो ये हो गया। वर्षा जल के घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। कैसे विद्यमान होता है वो हमने देख लिया। फिर वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होती है, वो भी देख लिया। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या है कि 2 और 3 दोनों सही है तथा कथन 1 की व्याख्या करते हैं, ऑप्शन ए सही है। अब निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस। अब इसका सीमा जो है उत्तरी समुद्र के साथ कौन सा देश जो है उत्तरी समुद्र के साथ साझा करता है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ी ट्रिक कम काम करती है या मेथड कम काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैप का क्वेश्चन है और आपको मैप से अगर ये उत्तरी समुद्र के साथ पूछ रहा है तो आपको माइंड में थोड़ी इमेजिनेशन होनी चाहिए कि नॉर्थ सी कहाँ है, यूरोप में है, फिर कैसे कैसे है, उसके साथ साथ कौन सी देश है, उसके बेस पे आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए मैप पे ध्यान देना जरूरी है। अब देखते हैं हम नॉर्थ सी, ये यूरोप का मैप है। नॉर्थ सी में देखते ये रहा हमारा UK यानी ब्रिटेन। ठीक, फिर उसके बाद नॉर्वे, उसके बाद डेनमार्क, फिर उसके बाद जर्मनी, ये नीदरलैंड, ये बेल्जियम, ये फ्रांस, यानी टोटल 7 देश इससे लगते हैं। किसे? नॉर्थ सी से 7 देश लगते हैं। तो अब जब ये नॉर्थ सी पे क्वेश्चन पूछ लिया तो हमारा काम क्या बनता है कि नॉर्थ सी के बाद फिर देखे वो काला सागर यानी ब्लैक सी देखे, फिर बाल्टिक सागर देखे, ये सब जितने भी सागर है वहाँ के आसपास के सब देखे कि उसके सीमा कौन सा साझा करता है। ठीक, और मैप देखना तो खैर ज़रूरी है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो रूस तो नहीं होगा, फिर फिनलैंड भी नहीं होगा क्योंकि नॉर्वे, स्वीडन, फिर फिनलैंड उसके बाद है। तो 1 गलत, 2 गलत, 3 और 4 सही। अब इस क्वेश्चन में एक हम अलग ट्रिक की बात करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में है ना, प्रायः आप हमेशा ध्यान देना कि अगर 4 ऑप्शन दिया हो तो चारों कभी भी सही नहीं होगा। कभी भी वो प्रायः ऐसा देखा गया है ट्रेंड एनालिसिस में कि जो सभी 4 ऑप्शन है ये नहीं होगा।
केवल एक भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्तरी सागर में अगर इतने दे रहा है, सागर की बात कर रहा है, तो आप उस समय दिमाग लगाएगा कि कौन सी क्वेश्चन में ये कैसे ट्रिक लगेगा। तो 4 में से तो एक अगर मान लेते हैं हमें क्वेश्चन नहीं भी आता और फिर भी सॉल्व करनी है, तो 4 तो पहले काट दे और एक भी नहीं हो सकता है। ठीक, अब हमें आपको ध्यान देना है कि 2 और 3। तो अगर हम रसिया की बात करें, तो अगर हमने थोड़ा सा भी यूरोप का मैप देखा होगा तो हमें ये पता है कि रूस जो है वो नॉर्थ सी से नहीं सटता है। क्यों? क्योंकि ये जो है नॉर्थ सी है, इसके बाद यहाँ बाल्टिक सागर है, तो हम पता है कि रसिया का पूरा भाग तो यहाँ से है और इसकी कुछ भाग यहाँ है। तो अगर ये रूस नहीं होगा तो बात ख़त्म। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि केवल 4 तो पहले ही ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर रूस के बारे में हम कर लेंगे, अगर नहीं भी आइडिया रहता तो भी केवल एक और केवल सभी 4 को कट कर दें। फिर आपको इसमें थोड़ी अपनी नॉलेज के बेस पे वो लगानी पड़ेगी कि क्या इन्फॉर्मेशन है। अब इसके हम एक ट्रिक देखते हैं कि नॉर्थ सी से 7 देश लगे हुए हैं। जो हम 7 देश में हमारा कौन था? तो नॉर्वे था, फिर डेनमार्क है, फिर जर्मनी है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है, यूके है। तो हम इसको याद कैसे रख सकते हैं? एक ट्रिक कि जैसे हमने कल याद किया था ना कि गोमती का घाघरा गंदा कैसे हो गया, उसी तरीके से यू नेवर डेयर गो नियर बिग फिश। ये इस तरीके से कैसे है? क्योंकि अब यहाँ बड़ा सा मान लेते हैं कोई फिश है, इस सागर को मान लिए, तो यूनाइटेड किंगडम, नेवर डेयर, नेवर मतलब नॉर्वे, डेयर मतलब डेनमार्क, गो जर्मनी, नियर मतलब नीदरलैंड्स, बिग मतलब बेल्जियम और फिश मतलब फ्रांस। यानी आप बड़ी मछली के पास नहीं जा सकते, तो आप ऐसे याद रखें, यू नेवर डेयर गो नियर बिग फिश। 7 देश है तो ये याद रखें, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसमें एनालिसिस करने की कोई वो नीड नहीं है। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए, इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा है। उपर्युक्त सूचना में से, अब जैसे आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, ये ना पढ़े, डायरेक्ट सीधे इस पे मूव करें, ताकि इससे क्या होगा कि जब आप ये पढ़ लेंगे, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पढ़ लेने के बाद हम ये पढ़ेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट माइंड में लगेगा कि हाँ ये पूछ क्या रहा है। बाकी आपने पढ़ लिया, फिर ये पढ़ा कि क्या पूछ रहा है, फिर पता ही नहीं चला, फिर उसके बाद में आपने लास्ट में पढ़ा, फिर ऊपर जाके देखे कि अच्छा क्या पूछ रहा था। तो उससे बेहतर ये पढ़े और डायरेक्ट यहाँ है कि उपरोक्त सूचना में से कितने पंक्तियाँ सही सुमेलित है। अब सही सुमेलित की बात कर रहा है, देखते हैं। अब इसमें हम एक बात देखें तो इसमें कितने इन्फॉर्मेशन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फॉर्मेशन है। मान लेते हैं आप एग्जामिनर हो, आपने एग्जामिनेशन को वो क्वेश्चन वो दिया है वो बच्चों के लिए, तो 9 इन्फॉर्मेशन में से क्या, अगर मैं एग्जामिनर हूँ, अगर मैं ये क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, तो 9 के 9 ऑप्शन क्या सही डालूंगा? तो ये तो आप फिक्स रखो कि इसमें से कोई एक ना एक तो गलती होगा ही। और इस टाइप की इन्फॉर्मेशन में से सही इसलिए भी पूरा नहीं देता क्योंकि बच्चों को कितना याद रखेगा कोई, ये तो अलग बात हो गई। पर आप इतने इन्फॉर्मेशन में से एक ना एक तो पक्का गलती होगा, क्योंकि वो तीनों सही नहीं हो सकती है, ठीक है। बाकी हम इसके इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कि अगर ये नहीं आता रहता तो सभी 3 तो नहीं होगा। तो आप इस तरीके से, अब इन सभी में भी या तो स्किपेबल क्वेश्चन होता है कि आप स्किप कर दो, अगर नहीं आ रही है लास्ट में तब आप एलिमिनेशन प्रोसेस लगा करके ही बनाओ। अंदाज से तुक्का मत मारो कि हाँ मुझे याद था कि हुनरू शायद स्वर्ण रेखा पे, ऐसा मन नहीं। अगर बनाना ही है तो फिर एलिमिनेशन प्रोसेस बनाओ कि हाँ ये नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा, तो इन दोनों में से कोई होगा, इस तरीके का। बाकी हम देखते हैं, ये कह रहा है जलप्रपात कौन से क्षेत्र में है और कौन सी नदी है। अब जलप्रपात क्या होता है वो देखते हैं। पहले आप इमेज देख लो कि ये किसी पहाड़ से अगर वो नीचे गिर रही है या किसी भी अगर समतल ज़मीन से डायरेक्ट नीचे गिर रही है तो वो जलप्रपात होती है। अब बनती कैसे है? पहले क्या है, ये हार्ड रॉक है और ऊपर जो है हार्ड रॉक होती है और नीचे सॉफ्ट रॉक होती है, और ये सॉफ्ट रॉक है, पानी जा रहा है। एक टाइम के बाद क्या होगा, जो नीचे की सॉफ्ट रॉक है वो टूटेगा। सॉफ्ट मतलब जो मुलायम होती है वो टूटेगा, टूट करके आगे जाएगा निक्षेप के रूप में, धीरे 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 टूटते टूटते एक बार गिरने लगेगा। एक टाइम के बाद ये पूरा टूट करके और ये बैक में आ जाता है इस तरीके की, ठीक। क्योंकि जितना सॉफ्ट होगा उतना टूटेगा। जैसे इसमें भी देखिए ऐसे जा रहा था पहले, फिर उसके बाद ये धीरे टूटना स्टार्ट किया, फिर ये, क्योंकि ऊपर वाला हमेशा ध्यान रखें वो हार्ड होता है, नीचे वाली सॉफ्ट होती है, एक के बाद ये, तो इसके प्लंज कहते हैं, प्लंज पूल कहते हैं इसे। बाकी हम देखते हैं अब इस क्वेश्चन के बारे में। ये कह रहा है कि धुआंधार जलप्रपात जो है वो मालवा क्षेत्र में रहता है और नर्मदा नदी के से वो बनता है। वो हुंडरू जलप्रपात जो है छोटा नागपुर में है और स्वर्ण रेखा नदी से बनता है। गोरसोप्पा जलप्रपात जो है पश्चिमी घाट में है और नेत्रवती नदी से बनता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा जलप्रपात है और कहाँ कहाँ वो किस नदी से बनता है वो, ठीक। तो अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो ये रहा हमारा जो गया गोरसोप्पा शरावती नदी में, ये शरावती नदी से बनती है वो, ठीक है क्या ये? तो कर्नाटक में है क्षेत्र, पश्चिमी घाट का ही अगर भाग मान ले, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात की बात करें तो ये एमपी में है, जबकि हमारा ये क्या है, मालवा का क्षेत्र इधर पड़ता है, ठीक, और नर्मदा नदी के पास ही है।
फिर स्वर्ण रेखा यहीं पे छोटा नागपुर है जो हुंडू जलप्रपात है। ठीक, तो हम देखें तो जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक शिमोगा में है। इसको क्या कहते हैं, जोग भी कहते हैं, गरसोप्पा भी कहते हैं, या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये ध्यान रखें, जो कर्नाटक शिमोगा वही पश्चिमी घाट शरावती नदी पे है। ठीक, शरावती नदी पे है, कौन सी, तो शरावती नदी, जो कि ऑप्शन में क्या दिया था, नेत्रवती नदी, तो वो गलत हो गया, शरावती नदी पे है। फिर इसके बाद देखें धुआंधार जलप्रपात, तो ये एमपी में है, मालवा क्षेत्र में, ये जबलपुर में है, वैसे मालवा क्षेत्र में नहीं है ये, जबकि हमारा ऑप्शन में दिया था कि मालवा क्षेत्र में, बाकी ये नर्मदा नदी दिया था, सही था, उसका ये गलत था। जबकि जोग या गुरसोप्पा का नदी गलत दिया था, क्योंकि वहाँ कौन सी नदी थी, तो नेत्रवती नदी दिया हुआ था। उसके बाद हुंड्रू जलप्रपात देखें तो ये सही था कि झारखंड रांची में है और स्वर्णरेखा नदी पर है, तो हमारा जो ये ऑप्शन था हुंड्रू वाला वो सही है। ठीक, बाकी हम इसमें देखते हैं, एक ये है कुचिकल जलप्रपात, कर्नाटक में पाया जाता है, जो सबसे ऊंचा है, यानी 455 मीटर सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो आप इसे ध्यान रखें, कौन सा, तो कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में और 455 मीटर यानी सबसे ऊंचा है। उसके बाद यदि हम ऊंचाई की बात करें तो फिर हमारा है नोह कलिकाई, मेघालय में है, पूर्वी खासी पहाड़ी में 335 मीटर। फिर नोह एसगिथियांग है मेघालय में, ये भी 315 मीटर, और काइनेरम 300 मीटर है, मेघालय में है। यानी इन तीनों को याद रखें एक साथ कि ये तीनों मेघालय में है और पूर्वी खासी पहाड़ियों के पास है, और इन तीनों की ऊंचाई जो है सबसे ज़्यादा है कुचिकुलम के बाद, कुचिकुलम जलप्रपात 455 मीटर के। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि अगली बार पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली कौन सी जलप्रपात है, तो कुचिकुलम कर्नाटक 455 मीटर, नदी जो है ये वराह नदी है। ठीक, बाकी उसके बाद जो है वही नोह ये जो नोह कलिकाई है, नोह एसगिथियांग है, काइनेरम है, जो मेघालय में है पूर्वी खासी पहाड़ियों में, और यही 355 से 300 मीटर को लेकर के है। ठीक, तो अगर हमारा देखें तो ये सब में सब गलत है, इसमें सही कौन है, हुंड्रू जलप्रपात की छोटा नागपुर स्वर्णरेखा में है, ये नर्मदा नदी सही है, पर ये मालवा क्षेत्र गलत है, एमपी के जबलपुर होगा। ठीक, गोरसोप्पा पश्चिमी घाट सही है, पर यह नेत्रावती नहीं शरावती नदी होगा, यानी गोरसोप्पा पश्चिमी घाट कर्नाटक यानी शिमोगा में है, और शरावती नदी ये मालवा में नहीं जबलपुर में एमपी में, पर नर्मदा नदी सही है, केवल ये क्षेत्र गलत था। बाकी हुंड्रू का दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, केवल एक, यानी ऑप्शन 2 सही है। अगर हम सही मिलान की बात करें तो धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, बघेलखंड में है, या जबलपुर एमपी में नर्मदा नदी पे, हुंड्रू छोटा नागपुर में स्वर्णरेखा, गोरसोप्पा पश्चिमी घाट या कर्नाटक शरावती नदी पे। ठीक, तो नदी ध्यान रखें कि धुआंधार नर्मदा, हुंड्रू स्वर्णरेखा, गोरसोप्पा शरावती नदी पे। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये भी ज्योग्राफी का इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, पर ये कॉन्सेप्ट के साथ हम सॉल्व कर लेंगे। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए, उपरोक्त सूचना में से कितनी पंक्तियाँ सही सुमेलित है, यानी सही कौन कौन सा है। तो इसमें भी हम वही ट्रिक अपनाएंगे कि कितने इन्फॉर्मेशन है, 1 2 3 4 चलिए 8 4 12 इन्फॉर्मेशन में से अब 12 का 12 कभी भी सही नहीं होगा, तो ये जो है सभी 4 सही है, या आप हमेशा ध्यान रखें कि सभी 4 तो कभी भी नहीं होगा कि सभी 4 सही है, बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, अब बाकी ये देखेंगे वलित पर्वत, वॉशेस पर्वत, इसकी लोकेशन ध्यान रखना जरूरी। अगर ये लोकेशन आपको पता है कि वॉशेस कहाँ है, आल्प्स कहाँ है, अपलेशियन कहाँ है, एंडीज कहाँ है, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, क्योंकि वलित पर्वत ब्रंसोत पर्वत जो है, वलित पर्वत, ये सब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं ज्योग्राफी में कि वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है, ये सब कैसे बनता है। ठीक, बाकी हम देखते हैं हमारा क्या रहा है, पहला मध्य एशिया में है वॉशेस पर्वत जो एक वलित पर्वत है, यूरोप में है आल्प्स पर्वत जो एक ब्रंसोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत है, उत्तर अमेरिका में है अपलेशियन पर्वत जो वलित पर्वत है, दक्षिण अमेरिका में है एंडीज पर्वत जो एक वलित पर्वत। तो सबसे पहले हम इन सभी का लोकेशन देखते हैं कि वॉशेस पर्वत कहाँ है, आल्प्स कहाँ है, अपलेशियन कहाँ है, एंडीज कहाँ है। ठीक, तो हमारा ये रहा मैप। अब हम इसमें देखते हैं इसका लोकेशन, तो ये देखिए ये रहा अपलेशियन। ठीक, ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिम साइड में है, आप ये ध्यान रखें कि वेस्ट साइड में है। वेस्ट साइड में क्यों कह रहा हूँ ध्यान रखने की, ये जब हम वलित पर्वत देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये किनारे साइड में, वेस्ट साइड में है, ये ध्यान रखें कि किनारे में है, बीच में नहीं है। ठीक, तो ये रहा हमारा अपलेशियन, यह इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट मिशेल है 237 मीटर, यानी वो ये याद ना रखें, माउंट मिशेल अपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज देखें ये क्या है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, और ये था पूर्वी भाग में, मिस्टेक हो गई थी, ये पूर्वी भाग में है, और ये एंडीज पश्चिमी भाग। माउंट ओकांकागुआ जो है
इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक, वो ध्यान रखें। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट ओकांकागुआ, और अपलेशियन की तो माउंट मिसेल है, ठीक। एक सेकेंड, फिर उसके बाद था हमारा आल्प्स पर्वत। तो ये देखिए आल्प्स पर्वत कहाँ है, यूरोप में है, यूरोप में, यहाँ इटली के पास में है, इटली फ्रांस इन सभी को मिलकर के बना हुआ है आल्प्स पर्वत। तो ये देखिए, ठीक, ये भी किनारे पर है, ये भी किनारे पर है, और ये भी किनारे पर है। पर इसी के बाद जो है वॉसजेस पर्वत है, ये वॉसजेस पर्वत जो बीच वाले भाग में है, ठीक, ये वॉसजेस पर्वत जो यूरोप में ही है, और आल्प्स भी यूरोप में ही है। तो हमारा ऑप्शन में कह रहा था कि वॉसजेस पर्वत मध्य एशिया में है, यानी इधर की बात कह रहा था। तो मध्य एशिया में कहाँ है, मध्य एशिया में तो अल्ताई है, यूराल्स भी यूरेशिया में हो गया, हिमालय तो हमारा है ही एशिया में। बाकी हम अन्य पर्वत की बात करें तो रॉकी भी देखिए, ये भी किनारे पे ही है पर थोड़ा सा अंदर है ये, इसकी माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर हम रॉकी की बात करें तो माउंट एल्बर्ट, वो एंडीज़ की बात करें तो माउंट कांकागुआ, अपलेशियन की बात करें तो माउंट मिसेल, फिर एटलस पर्वत जो अफ्रीका में है उसकी बात करें तो माउंट टोकबुल है, टॉबकल, और आल्प्स की बात करें तो माउंट ब्लांक, फिर हम हिमालय की जानते ही है कि माउंट एवरेस्ट होती है, फिर यूराल की देखें तो माउंट नर्दोनिया है, अल्ताई की बात करें तो बेलूखा माउंटेन, और फिर उसके बाद अफ्रीका की बात करें जो यहाँ मेडागास्कर वगैरह है वो मोजाम्बिक, तो यहाँ की ड्रेकनबर्ग है, जो तबाना नेतलियाना ये है। तो आप सभी ये सभी देख ले कि माउंटेन रेंज और हाईएस्ट पीक उसका कौन सा है। बाकी अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वॉसजेस पर्वत मध्य एशिया में, तो पहली बात तो यही गलत हो गई कि वॉसजेस पर्वत मध्य एशिया में नहीं है, बल्कि कहाँ है, ये यूरोप में है, ठीक, कहाँ, तो यूरोप में है। उसके बाद देखें तो ये कह रहा है क्या वलित पर्वत है, तो नहीं, ये बीच में था, वलित पर्वत नहीं है। अब ये भी देखेंगे कि वलित पर्वत क्या होता है, ब्लॉक पर्वत क्या होता है। आल्प्स की बात करें तो ये यूरोप में है, ठीक, ये सही है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये ब्लॉक पर्वत है, तो ये ब्लॉक पर्वत नहीं है बल्कि वलित पर्वत है, इसे भी देखेंगे कि क्या है, पर ये सही है कि ये यूरोप में है। वॉसजेस कहाँ है, तो ये भी यूरोप में है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो अपलेशियन पर्वत सही है, उत्तरी अमेरिका में था, पूर्वी भाग में था, वलित पर्वत है, ये सही है। दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत वलित पर्वत है, ये भी सही है। बाकी अब हम देखते हैं कि कैसे बनता है वलित पर्वत, क्या होता है वलित। अब एक पर्वत की बेसिक जानकारी देखिए, तो पृथ्वी की सतह के ऊंचे भाग जो अपने आसपास की भूमि से काफ़ी ऊंचे होते हैं और जिनकी ढाल तीव्र होती है, ऐसे होंगे या फिर ऐसे हो सकते हैं, जिनकी ढाल तीव्र हो उन्हें पर्वत कहा जाता है। अगर ढाल तीव्र ना हो, जैसे इस टाइप के ढाल हो कि ये समतल भूमि और इस टाइप के ढाल हो, तो ये पठार हो जाते हैं, फिर ठीक, पठार बन जाते हैं इस तरीके की। तो पर्वत और पठार में यही है कि पर्वत की ढाल तीव्र होती है, जबकि पठार की जो है थोड़ी वो स्लोपिंग में होती है। अब पर्वत बनते कैसे हैं, तो पृथ्वी के आंतरिक बलों यानी एंडोजेनिक फोर्स से बनते हैं, जैसे प्लेट विवर्तन, भ्रंश, मोर, और कभी कभी बाह्य बलों जैसे अपर्दन से निर्मित होता है। अपर्दन का हमने ऊपर कॉन्सेप्ट में समझा था कि अपर्दन कैसे होता है। अब इसकी टाइप्स देखें तो एक होती है फोल्ड माउंटेन, मोरदार पर्वत, अवरोधी पर्वत या भ्रंश पर्वत जिसको ब्लॉक या फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत वोल्केनिक माउंटेन, और अवशिष्ट पर्वत। तो ये जो मुर्दार पर्वत है इसी को हम कहते हैं वलित पर्वत, ठीक। मुर्दार पर्वत को ही ध्यान रखें वलित पर्वत कहा जाता है, फोल्ड माउंटेन। वलित पर्वत को युवा पर्वत भी कहा जाता है, यानी मुर्दार या वलित या युवा, ये ध्यान रखें। में से ये क्या कह रहा है कि प्लेटों के आपसी टकराव से भू स्तरों के मोड़ने से बनता है, भू स्तरों के, जैसे हिमालय, इंडीज, आल्प्स, रॉकी, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कि क्या कह रहा है। अब जैसे ये दो प्लेट है, ठीक, ये दोनों अभिसारी दिशा में अभिसारी हो रहे हैं, यानी एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट दिशा में। अब ये टकराएंगे तो यहाँ जो है कुछ क्षेत्र ऊंचाई निर्मित होने लगेगा, दोनों के टकराने से यहाँ की मिट्टी मुड़ेगी, यही क्या कहलाता है, यही जो कहलाएगा वलित पर्वत या मुर्दार पर्वत या फिर युवा पर्वत कहलाएगा। अब इसकी इमेज में भी हम बात करेंगे। अवरोधी पर्वत या भ्रंश पर्वत की बात करें, ब्लॉक या फॉल्ट माउंटेन्स की, तो भ्रंश या दरारें पड़ने से भूमि के कुछ खंड ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं ये सतह है, अब यहाँ बीच में भ्रंश पड़ गया, ऐसे है, तो कुछ जो है अब ऐसे हो गया, कुछ ऐसे हो गया, और ऐसे, तो ये हो गया ब्लॉक पर्वत और ये हो गया भ्रंश पर्वत। तो ये ऊपर नीचे हो जाते हैं दरार पड़ने से, जैसे वॉसजेस हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया। तो वॉसजेस हमारा ऊपर क्या दे रहा था, वो ये दे रहा था कि वो वलित पर्वत है, जबकि ये ब्लॉक पर्वत है। बाकी ब्लैक फॉरेस्ट है, जर्मनी में है, सतपुरा हमारी हो गई, फिर भारत की अरावली। ज्वालामुखी पर्वत देखें तो ज्वालामुखी क्रियाओं से लावा के जमने से बनते हैं, जैसे माउंट फूजी जापान में, माउंट केन्या बैरन द्वीप या अंडमान निकोबार भारत में है।
अब मान लेते हैं ये क्षेत्र है, यहाँ ज्वालामुखी उद्गार हुआ, कुछ टाइम बाद ये ऐसे हो जाते हैं ज्वालामुखी उद्गार से, और जैसे ही ज्वालामुखी वहाँ खत्म हो गया कभी समय में, तो ये पर्वत बन गया, तो ये हो गया ज्वालामुखी पर्वत। अवशिष्ट पर्वत की बात करें तो अपरदन से पुराने पर्वतों के अवशेष से बचे रहते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी ये हिमालय पर्वत बना हुआ है, फोल्ड माउंटेन है कि इधर से प्लेट टकराया, इधर से प्लेट टकराया, तो बीच में हिमालय वो माउंटेन बन गया। कुछ टाइम बाद ये प्लेट रुक जाएंगे, या फिर कोई ऐसा आएगा कि ये डिवाइड हो गया, तो ये पर्वत आगे बढ़ना वो बनना बंद कर दिए। कुछ टाइम बाद ये इरोजन होंगे, ख़त्म होने लगेंगे, धीरे 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 करके अपरदन हो से वो पुराने पर्वतों के अवशेष बचे रह जाते हैं। जैसे में नीलगिरी, अरावली, राजमहल, पश्चिम घाट। जैसे अरावली का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि वो एक समय में फोल्ड माउंटेन था, पर वो अभी क्या है, वो अपशिष्ट है, अवशिष्ट पर्वत है, क्योंकि वो बढ़ता घटता नहीं है बल्कि धीरे धीरे क्षय से खत्म हो रहा है वो। अब वलित पर्वत की बात करते हैं कि जब पृथ्वी की पपड़ी क्रस्ट यानी जो प्लेट होती है, क्रस्ट प्लेट में अवसादी चट्टानों की परतें संपीड़न बल हो, संपीड़न बल का मतलब होता है दो ऐसे प्लेट जो एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हों, और वो संपीड़न के कारण जो सिकुड़ रहे हैं, उसके कारण अगर कोई बीच में मोड़ उत्पन्न हो गया तो उसे संपीड़न बल के प्रभाव में मुड़ जाती है और ऊपर उठकर पर्वत श्रृंखला का निर्माण करती है। ऐसे पर्वत को वलित पर्वत कहा जाता है। निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार दो प्लेटों के टकराने से, अब हमेशा ध्यान रखें ये बनेगा तो या तो कॉन्टिनेंट या फिर एक ओशियन और एक कॉन्टिनेंट। ठीक, कभी भी ओशियन और ओशियन प्लेटों के टकराने से खासकर ये प्रायः नहीं बनते। ठीक, एक्सेप्शन हो सकता है, पर प्रायः हमेशा यही ध्यान रखें कि एक जो है महासागर का प्लेट होगा जिसको ओशियन बोलते हैं, और एक होगा कॉन्टिनेंट का। ये दोनों के जब टकराया तो बनेगा, या फिर एक कॉन्टिनेंट और एक कॉन्टिनेंट दोनों कॉन्टिनेंटल टकराया तब जाकर के यानी महाद्वीपीय तब बनेगा ये। इसके बारे में आप जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी में तो वो ध्यान से पढ़े, समझ में आ जाएगा। वलित पर्वतों की संरचना की बात करें तो जैसे देखिए एंटीक्लाइन होती है, ठीक, यानी अंतः वलय। जैसे कि अब दो प्लेटें टकराया तो ऊपर उठ गया ये, तो ऊपर उठी हुई मूड़ी परत। सिंक्लाइन, अब मान लेते कहीं ऐसी कोई भी ऐसा क्षेत्र हो सकता है, अभी तो इसका एग्जाम्पल नहीं देखा है कि टकराया तो ये नीचे भी तो मुड़ सकता है, तो नीचे धंसी हुई मूड़ी परत कहते हैं उसको, तो सिंक्लाइन हो गया यानी बहिर्वलय। लिम्ब शाखा यानी दो मोड़ों के बीच का ढालू भाग जो होता है ऐसे वाले, उसी को बोलते हैं लिम्ब बोलते हैं, शाखा बोलते हैं। अब अगर हिमालय का एग्जाम्पल ले तो हिमालय का एग्जाम्पल ये रहा हमारा भारतीय प्लेट और ये रहा हमारा यूरेशियन प्लेट। इधर से ये आ रहा है, इधर से ये आ रहा है, इन दोनों के टकराने से बीच में हिमालय का निर्माण हुआ है। तो भारतीय प्लेट ये इंडियन प्लेट और ऊपर से यूरेशियन प्लेट आया, दोनों के टकराव से निर्माण हुआ हिमालय का। और ये सामान्यतः जो है इसमें अवसादी चट्टानें पाई जाती है। अवसादी, ये हमेशा ध्यान रखें, मोरदार पर्वत, वलित पर्वत या युवा पर्वत में अवसादी चट्टानें पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये अवसाद ला करके ये दोनों इधर से अवसाद लाए, ये दोनों इधर से अवसाद लाए, और इसके कारण मुड़ गया। ये कमज़ोर था तभी तो मुड़ गया, अगर मजबूत रहता, अवसाद नहीं रहता तो कहाँ से मुड़ता। तो सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती है, इसीलिए ये कमज़ोर भी होते हैं, क्योंकि बार बार इसमें वो भूस्खलन या टूटने की घटनाएं आती रहती है। इनमें भूकंपीय गतिविधियाँ अधिक होती है। ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल देखें तो हिमालय एशिया में है, विश्व का सबसे युवा वलित पर्वत है। इंडीज़ दक्षिणी अमेरिका में, हमने देखा था कि यहाँ इंडीज़ था दक्षिणी अमेरिका में। प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर पर स्थित। अब रिंग ऑफ फायर क्या है? तो रिंग ऑफ फायर होती है, जैसे ये है अमेरिका और इधर है ऑस्ट्रेलिया यानी जापान, ये सब जापान, तो इसी के बीच के क्षेत्र को ये रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जो भूकंप और ज्वालामुखी के लिए अधिक सक्रिय है, बहुत ज़्यादा सक्रिय है। आल्प्स यूरोप में है, जर्मनी स्विट्जरलैंड सीमा पे है वो। रॉकी की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, कनाडा यूएस सीमा पे है। ये रहा उत्तरी अमेरिका और ये रहा रॉकी। ठीक, एटलस की बात करें तो अफ्रीका में मोरक्को अल्जीरिया क्षेत्र में। अगर अफ्रीका की बात करें तो जैसे मान लेते हैं ये अफ्रीका है, तो यहाँ पे है हमारा एटलस पर्वत है। ठीक, जाग्रोस ईरान में है, फारस की खाड़ी के निकट है। अब जैसे ये ईरान हो गया, ये फारस की खाड़ी है, तो यहाँ पे है जाग्रोस पर्वत है। हमेशा ध्यान रखें वलित पर्वत जब भी होगा तो वो किनारे पे ही होगा। किनारे कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं एक ओशियन हो गया, जैसे फारस की खाड़ी की बात करते तो ये खाड़ी हो गया, महासागर ओशियन हो गया, और इधर ईरान हो गया, तो इन दोनों के बीच में क्या है, ये जाग्रोस पर्वत है। फिर अगर जैसे मान लेते हैं हिमालय की, तो एक इधर यूरेशिया इंडिया और उधर से यूरेशिया। फिर अगर रॉकी की बात करें तो इधर से उत्तरी अमेरिका, तो इधर से प्रशांत महासागर। अगर यूरोप की बात करें आल्प्स की, तो ये हो गया यूरोप की, और नीचे से फिर हो गया अफ्रीका की, और बीच में भूमध्य सागर। अगर इंडीज की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका, और फिर इधर से कौन, प्रशांत महासागर आएगा। ठीक, भारत में वलित पर्वत हिमालय नवीन वलित पर्वत है, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बना है। अरावली की बात करें तो प्राचीन समय में था,
प्रारंभिक प्राचीन काल में बना, अब अपर्दित रूप में, यानी अब ये अवशिष्ट पर्वत हो गया हुआ। अब बात करते हैं भ्रंश या अवरोधी पर्वत की। जब पृथ्वी की पपड़ी में तनाव के कारण दरारें बनती है तो कुछ भूखंड ऊपर उठ जाते हैं और कुछ नीचे धंस जाते हैं। जो ऊपर उठ जाता है उसे होस्ट कहा जाता है और जो कुछ नीचे धंसता है उसे ग्रेबन। तनाव क्या है? अब जैसे ये प्लेटें है या कोई वो क्षेत्र है, एक पहाड़ है, अब इनके बीच में तनाव आया कि ये किधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तनाव में डिस्टेंस होता है, अपसरण होता है, तो दोनों एक दूसरे के अपोज में जा रहे हैं। तो अब इसे हुआ कि दोनों के बीच में तनाव आया, यहाँ दरार पड़ गया। तो अब मान लेते हैं एक ऐसे रह गया और एक नीचे धंस गया। तो जो ऊपर वाला भाग है इसे होस्ट कहेंगे और जो नीचे वाला है उसे ग्रेबन कहेंगे। ठीक, तो ऊपर उठा भाग पर्वत बन जाता है और नीचे वाला भाग जो है वो घाटी बन जाती है। विशेषता जो है निर्माण प्रक्रिया भ्रंश के कारण होती है। भाग जो है होस्ट ऊपर उठना, ग्रेबन नीचे धंसा हुआ। उदाहरण के लिए ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, वॉस्जेस जो फ्रांस में है, सतपुरा और अरावली भारत में। ये भी क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत का ही एग्जाम्पल है। अब अगर हम ज्वालामुखी पर्वत की बात करें तो पृथ्वी के अंदर से लावा निकलकर ठोस रूप में जम जाता है, यही ज्वालामुखी पर्वत हमने देख लिया ऊपर। सक्रिय सुप्त मृत ज्वालामुखियों के रूप में पाए जाते हैं। निर्माण प्रक्रिया वही, पहले ज्वालामुखी क्रिया हुआ, फिर ठोस लावा, राख गैसे, कुछ टाइम बाद वो पूरा ठंडा हो जाता है तो वो बन गया। अवशिष्ट या वही क्षयित की बात करें तो ये पर्वत जो है प्राचीन पर्वतों के लंबे समय तक अपर्दन से बने अवशेष है। इनकी ऊंचाई कम होती है, शिखर गोलाकार और ढाल कम होता है। वलित पर्वत और भ्रंश पर्वत की अगर अंतर की बात करें तो इसमें संपीड़न बल लगते हैं कि एक दूसरे के पास आ रहे हैं, कंप्रेशन हो रहा है, संकुचन हो रहा है, जबकि ये एक दूसरे के दूर जा रहे हैं तो तनाव होता है। ठीक, इसमें अभिसरण होता है और इसमें अपसरण होती है। अगर निर्माण क्रिया देखें तो ये मोड़ बनता है, यानी इसे फोल्डिंग होती है, और ये दरार या भ्रंश के कारण ये दोनों के बीच में ऊपर नीचे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय इंडीज, ये सतपुरा या ब्लैक फॉरेस्ट। प्लेट सीमा देखें तो कन्वर्जेंट यानी वही अपसरण हो रहा है, डाइवर्जेंट ये अभिसरण हो रहा है और डाइवर्जेंट मतलब अपसरण हो रही है। ठीक, तो हमने ये देख लिया। अब देखते हैं इसकी मैप के माध्यम से इसकी एक वो समझते हैं, फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं। ठीक, ये आया इधर से, ये आया इधर से आया, अभिसरण हुआ, बीच का भाग उठ गया तो ये हो गया फोल्ड माउंटेन। यहाँ बीच में दरार पड़ गया तो मान लेते हैं कि ये भाग नीचे आ गया, ये भी भाग नीचे, ये वाला भाग ऊपर उठ गया। मतलब दोनों पहले बराबर ही थे, पर ये भाग नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, तो हमें लग रहा है कि ये ऊपर उठा हुआ है। तो जो ऊपर वाला भाग है ये होस्ट कहलाएगा, ये ग्रेबन, तो ये ब्लॉक पर्वत हो गया। ज्वालामुखी से ये ज्वालामुखी निकला, समतल क्षेत्र था, अब पहले ज्वालामुखी निकल करके कुछ ऊंचाई तक उठ गया और धीरे धीरे वहाँ ज्वालामुखी खत्म, वो भी एक पर्वत बन गया। तो ये है हमारा फोल्ड माउंटेन की ऊपर उठ गया जैसे, और ये है हमारा ब्लॉक पर्वत की एक भाग ऊंचा उठा और नीचे एक भाग नीचे गड्ढा बना हुआ है। तो ये इस तरीके का ही होता है कि बीच में एक नीचे है और ये ऊपर बना हुआ है। तो ये हमारा हो गया ब्लॉक पर्वत यानी भ्रंश पर्वत, और ये दोनों मुड़ करके जो है उधर से भी आया होगा ऐसे, तो ये मुड़ करके ऊपर हो गया। अब जैसे देखिए ये पहले ऐसे था, बीच में महासागर है, इधर से भी ये प्लेट आ रही है, इधर से भी प्लेट आ रही है। फिर एक टाइम के बाद वहाँ महासागर ख़त्म, जैसे मान लेते पहले यूरेशिया था और भारत था, तो बीच में महासागर था, तो आते आते वहाँ से ऐसे उड़ गया, मुड़ गया, तो ये बन गया फोल्ड माउंटेन। ठीक, अब एक देखो, फिर ये महासागर है और ये प्लेट है, ये भी प्लेट है मान लेते हैं, तो ये इधर से आ रहा है प्लेट, ये इधर से आ रहा है, आते गया यहाँ आकर के ये मुड़ गया। ठीक, उसके बाद फिर ये मुड़ता ही चला जाएगा, क्यों? क्योंकि अब ये भी एक टाइम के बाद आने लगेगा और टकराने लगेगा, तो ये मुड़ता ही चला जाएगा। अब ज्वालामुखी की देखें तो जैसे ही आया, अब जैसे ही ये कुछ एक जो ओशियनिक वो प्लेट होता है वो नीचे जाएगा और पिघलता है, वहीं से ज्वालामुखी उत्पन्न होती है, तो यहाँ ज्वालामुखी पर्वत निर्माण होता है। हमेशा ध्यान रखें, ज्वालामुखी पर्वत कभी भी कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के बीच में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर दोनों कॉन्टिनेंट टकराएंगे तो वहाँ ज्वालामुखी उत्पन्न नहीं होता है। इसका रीज़न आप पढ़े ज्योग्राफी में। अब कैसे नहीं उत्पन्न होता है कि ये एक प्लेट नीचे गया तो यहाँ कुछ पिघलता है, फिर उसके बाद ये मैग्मा जो है लावा के रूप में ऊपर आता है, तो ज्वालामुखी पर्वत वो होता है। अगर दोनों कॉन्टिनेंट टकराएंगे तो ये नीचे जाएगा ही नहीं, यहीं टकरा करके ऊपर मुड़ेंगे, तो जब नीचे जाएंगे ही नहीं तो ज्वालामुखी कैसे बनेगा। तो ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आप 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है NCERT की, उसमें पढ़े, बहुत मजा आएगा ज्योग्राफी पढ़ने। तो हमने देख लिया कि हमारा क्या था, वॉस्जेस, ये वलित पर्वत क्या है ये भी समझ गए, वॉस्जेस का लोकेशन देखा, आल्प्स का लोकेशन देखा, अपलेशियन का देखा, एंडीज का देखा, अन्य भी देख लिए। अब हम समझ गए कि ब्लॉक पर्वत क्या होता है, वलित पर्वत क्या होता है, फिर ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, अवशिष्ट पर्वत क्या होता है, चारों पर्वत का समझ गए। तो वॉस्जेस मध्य एशिया में नहीं है, गलत हो गया। आल्प्स जो है वो ब्लॉक नहीं है बल्कि वलित है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा 3 और 4 सही है, ऑप्शन 2, 3 और 4। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, 40 मिनट का हमारा हो गया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे की क्वेश्चन
वहीं से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप सभी अंत तक बने रहे, देखें। इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया।